बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की समरी की क्लास है। इससे पहले आप जो क्लासेस पढ़ चुके हैं आपने उसमें सेट्स के बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा। आज हम अपनी थोड़ी रिवीजन भी कर लेंगे और पूरे चैप्टर की समरी जो है वो हम देख लेंगे एक ही क्लास के अंदर कि हमने आज तक जो है वो क्या चीज़ें सीखी हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको मैं कहूँगा कि वो हमारे ये चैनल को ये सब्सक्राइब का बटन नीचे होगा उसको क्लिक करके साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी आने वाली नई वीडियोस हैं वो उनको नोटिफिकेशंस में जो है मिलती रहे। तो ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास चैप्टर 1 की समरी। ठीक है, तो आज हम इसमें देख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने आपकी बुक का पेज नंबर 12 है। आप अपनी बुक्स जो है वो अपने सामने खोल के रख लें ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो आज हमारी समरी का पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। अच्छा, ये आपको याद होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो पुरानी वीडियोस देख लें तो उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है इस चीज़ को डिस्कस किया है। यहाँ पर हम सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा और वो पिछली वीडियोस देख के उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा वो था अ कलेक्शन। कलेक्शन वर्ड ये मैंने आपके सामने जो है हाईलाइट किया है, इसको ये बॉक्स के अंदर मैंने किया है। कलेक्शन का क्या मतलब होता है? कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ। ठीक है, किसी चीज़ का जमा करना, मजमुआ करना, उसको हम कलेक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ों की कलेक्शन होगी, जैसे आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, कपड़ों की कलेक्शन होगी। आपके सामने बुक्स आपके पास बहुत सारी जो होंगी वो एक कलेक्शन है। उसी तरह जब हम सेट की बात करते हैं तो जो कलेक्शन होती है, मैं यहाँ दोबारा इसको आपके सामने लिख देता हूँ कि किसी चीज़ के मजमूए को जो है हम कलेक्शन कहते हैं। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो एक मैथमेटिशियन जिनका नाम जॉर्ज कैंटर था, ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर जो था वो हमें सेट्स के बारे में बताया था कि सेट्स किस तरह लिखने हैं और किस तरह उनके बारे में समझना है। तो ये चीज़ जो हमने पढ़ी कि एक कलेक्शन जिसमें उसके ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैंने आपके सामने अंडरलाइन किया है। ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और हम मेंबर्स भी कहते हैं। आपके सामने ये मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये आपके सामने जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए एक दूसरे से। और वेल डिफाइंड यानी उनके बारे में आपको कोई शक या अभाम जो है वो ना हो कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन में कोई कमी है। जैसे इसमें मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ कि अगर कोई इसमें ये कहे आपसे कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स है उसमें अगर हम वर्ड ब्यूटीफुल को देखें तो कुछ फ्लावर्स किसी के लिए ब्यूटीफुल हो सकते हैं और कुछ किसी के लिए ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बना दिया। इसी तरह ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कहें सेट ऑफ क्लेवर बॉयज़, तो क्लेवर जो है ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है। तो जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम उनको वेल डिफाइंड नहीं कहते। तो ये हमने सेट के बारे में पढ़ा था। ये आपको जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उनको ये समझ आ गया होगा और जो स्टूडेंट्स नए हैं
उनको थोड़ा आइडिया हो गया होगा और वो जाके अपनी पिछली वीडियोस जो हमने अपलोड की हुई हैं उसमें से डिटेल इसकी जाके देख सकते हैं। अब हम अपना सेकंड पॉइंट जो है वो देखते हैं, जो हमारे डिस्टिंक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है कि डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम एलिमेंट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। यानी कोई एक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट हम किसको कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है हमारे सेट का वो मोर देन वंस, एक दफ़ा से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा सेट लिख रहा हूँ कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। अब इसमें अगर ये 1 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 1 डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये फिर हमारा सेट नहीं कहलाएगा। हमारा सेट उसी वक्त कहलाएगा जिस वक्त इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स थे सेट के अंदर लिख दिए, तो ये सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो ये डिस्टिंक्ट का मीनिंग जो है वो हमने क्लियर कर लिया कि डिस्टिंक्ट जो है वो उसका क्या मीनिंग है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, आप देखें ये थर्ड हमारा पॉइंट है, ये मैंने इसको एरो लगा दिया कि इफ़ सेट ए इज़ अ सबसेट of a set B and set B is not a subset of a set A, then set A is called a proper subset of set B। अब इस स्टेटमेंट से या इस जो आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके सामने एक एग्जांपल लिख लेते हैं कि हमारे पास एक सेट था A इज़ इक्वल टू 1 2 3, और अब एक हमारे पास सेट था B, वो था 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल लिखने का ये मकसद था कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, जो आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे आप देखें तो ये 1 2 और 3, ये आपको सेट B में भी 1 2 और 3 नज़र आ रहा है। तो सेट A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो B में मौजूद हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और वो सारे एलिमेंट्स A में मौजूद नहीं। तो इसका मतलब है B तो A का सबसेट नहीं हो सकता, जबकि A जो है वो B का सबसेट हो सकता है, इसलिए क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो B के अंदर मौजूद हैं। अगर ये सिचुएशन आपके सामने आए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो A है वो प्रॉपर सबसेट है B का। तो आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इस सेट्स के बारे में भी डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, वो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं और आपको उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट कवर हो गया। अगला पॉइंट जो है वो हम ये कवर कर रहे हैं इसके अंदर, ये मैं आपके सामने एरो लगा देता हूँ कि इफ़ टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हुई हैं। मैं आपको यहाँ एग्जांपल और समझाने के लिए एक सेट लिख देता हूँ कि A इज़ इक्वल टू 1 2 और 3, और एक सेट B लिख देता हूँ और B में लिख देता हूँ 3 1 2। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है आपके सामने तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, यानी हम लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। ये हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स एग्जैक्टली B में मौजूद हैं और उनकी तादाद भी एक ही है। एलिमेंट्स की तादाद यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही जितनी तादाद में है और एक ही जैसे हैं। ये भी लिख देते हैं कि तादाद भी एक ही है और एलिमेंट्स भी एक ही जैसे हैं। तो जब ऐसे सेट आप देखें तो इसका यह मतलब है कि A इज़ इक्वल टू B। अगर A इज़ इक्वल टू B हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर, यहाँ लिख देता हूँ,
इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं। इस सूरत में हम इनको इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स ने पहली वीडियोस देखी हुई हैं उनको वो रिवाइज हो रही होंगी, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो समझने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा होगा, और वो जब अपनी डिटेल वीडियो देख लेंगे तो उनको मज़ीद ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं इसके अंदर। इसमें मैंने एरो लगाया है कि अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ फिनिट सेट एंड सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड इनफिनिट सेट। इसके लिए हम एक एग्जांपल, आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी कि फिनिट एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ये मैंने आपके सामने वर्ड को सर्कल किया, फिनिट। फिनिट का मतलब हम पहले डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है महदूद, और अगर हम अनलिमिटेड की बात करें, ये अनलिमिटेड को मैंने आपके सामने सर्कल किया, और एक वर्ड है इनफिनिट। ठीक है, ये जो दो वर्ड हैं ये मैं आपके सामने यहाँ पे ये देखें, ये लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लामहदूद होना, जिसकी हद मालूम ना हो। लामहदूद का क्या मतलब होता है? कि हद मालूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनमें आपको लास्ट एलिमेंट का इल्म हो, मालूम हो कि लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो उसको हम फिनिट सेट कहते हैं, और जिसमें मालूम नहीं उसको हम इनफिनिट सेट कहते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है कि अगर एक सेट है A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और एक सेट B है और उसमें लिखा हुआ है 1 2 3, और आगे डॉट्स डले हुए हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। इन दोनों सेट्स में अगर आप देखें तो A का लास्ट एलिमेंट क्या है, आपको पता चल गया होगा। ये 4 जो है मैंने जिसको सर्कल किया, ये लास्ट एलिमेंट है। B में लास्ट एलिमेंट कोई लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो B सेट जो होगा ये आपका B सेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि B सेट आपका इनफिनिट सेट होगा, और ये वाला A सेट जो है ये आपका फिनिट सेट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि अगला जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लें, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। बस आपका ये काम है कि अपनी बुक्स अपने पास रखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, समरी हम देख लेते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। हम दो सेट्स को इक्विवेलेंट उस वक्त कह सकते हैं जब उनके तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश कर सकते हों। तो कैसे कर सकते हैं उसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा आपको समझाने के लिए कि A इज़ इक्वल टू 1 2 3 और B इज़ इक्वल टू A B C। ऐसे सेट अगर हों तो इसमें आप देखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट A का है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट A है। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट में देखें तो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B है, और 3 का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो C एलिमेंट है सेट B का। तो आपने देखा कि ऊपर जितने भी तादाद थी, एलिमेंट्स की तादाद दोनों सेट्स में एक जैसी थी। ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि इक्वल सेट्स में भी तादाद एक जैसी होती है, लेकिन इक्वल सेट्स में मेंबर्स भी एक जैसे होते हैं। जबकि अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि मेंबर्स एक जैसे हों, उन मेंबर्स की तादाद एक जैसी होनी चाहिए। तो ये आपको जो है इस पॉइंट से क्लियर, एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं और इक्वल सेट किसको कहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि टू सेट्स हैव अ सेम एलिमेंट्स।
ये जो अभी मैंने बात की थी कि एलिमेंट्स अगर सेम हो, यानी अगर ए में 1 2 3 लिखा हुआ है और बी के अंदर अगर 3 2 1 लिखा हुआ है, तो तादाद भी एक जैसी है और एलिमेंट भी एक जैसे हैं। अगर वो एलिमेंट्स आगे पीछे हो गए हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3b 1b और ये 2b आपके सामने ये जो लगाया, तो तादाद भी एक जैसी और एलिमेंट्स भी एक जैसे, तो ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। और अब हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, ये इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने अंडरलाइन किया आपके सामने, ये देखें, ये थी स्टेटमेंट। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कैसे हो सकता है? जैसे अगर हम ये कहें कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, हम इसमें कोई शेप भी एलिमेंट हो सकती है उसकी। ये हमने इसकी एग्जांपल ली कि इसमें ए लिखा हुआ था, इसके अंदर हमने हैन लिखा हुआ था, हैन एक एलिमेंट है, तो ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? ऐसे सेट्स को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसका एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। ऐसा सेट मैं लिख भी देता हूँ कि ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, हम एलिमेंट भी लिख सकते हैं और मेंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक ही मेंबर हो या एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम अपने सब्जेक्ट में, क्लास में एग्ज़ाम्पल्स के साथ ऐसे चीज़ों को डिस्कस करें कि वो आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उसको हम पूरा रिप्लाई करें आपको। फिर हमने अगला पॉइंट देखना है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये देखें, ये हमारा अगला पॉइंट है कि अ सेट हैविंग अ नो एलिमेंट। अगर एक ऐसा सेट हो, जैसे हमने सेट ए लिखा और हमने ये तो लिख दिया लेकिन एलिमेंट कोई नहीं लिखा बीच में, इसी सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं, या हम ऐसे सेट को नल सेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नल सेट कहे या कोई एम्प्टी सेट कहे तो उसका एक ही मतलब होता है, और इसके लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक इसको कहते हैं यूनानी, ठीक है। तो ग्रीक सिंबल कौन सा था, ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया स्क्रीन पे। ये जो था ये ग्रीन सिंबल था, ग्रीक सिंबल था, सॉरी मैं ग्रीन कह गया क्योंकि वो कलर ग्रीन था इसका, मेरे मुंह से ग्रीन का वर्ड जो था वो निकल गया। तो इसको हम अपने एक ग्रीक सिंबल से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख दें तो इसका एक ही मतलब है। तो ऐसे सेट्स को या हम एम्प्टी सेट कहते हैं या हम नल सेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट जो है वो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। और ये इतना आसान है सेट्स का चैप्टर कि ये आप एक दफ़ा सीख लेंगे तो ये आपको जितनी भी हायर क्लासेस 7th 8th 9th 10th, ये आपको हमेशा के लिए उसमें इसमें प्रॉब्लम इंशाल्लाह कभी भी नहीं आएगी समझने में। उसके बाद हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट है, ये स्क्रीन पे अपने देखें कि द मेथड ऑफ इस्टेब्लिशिंग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर द सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। जैसे ही हम दो सेट्स के दरमियान में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि क्या ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं या ये नॉन इक्विवेलेंट हैं। ये चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से कि जैसे अगर एक ए सेट हो और इसमें 3 एलिमेंट्स हों 1 2 3 के नाम से, और एक बी सेट हो जिसमें ये 3 एलिमेंट्स हों, तो इसमें अगर हम इस्टेब्लिश करें तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है।
हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक मौजूद है, तो तादाद एक जितनी है। लेकिन अगर इसी में एक एलिमेंट डी ई भी होता और फिर हम अपनी 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस अगर करना चाहते, तो यहाँ तो ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ जाता, 2 के बी आ जाता और 3 के सी आ जाता, लेकिन ये जो सी डी हैं ये बच जाते। ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब भी आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपसे इसके बारे में अगर पूछें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, मेरा ये लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स भी इसको देख रहे होंगे और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़ुद टीच करते हैं, उनके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आसानी होगी बच्चों को समझाने में। तो हमने अपना लास्ट पॉइंट जो है ये आपके सामने मैंने इसको अंडरलाइन किया कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी एंड बी इज़ कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ द सेट ए। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमें यह समझ में आया कि नहीं। कि अगर हम यहाँ पे लिखें 1 2 3 और हमारा एक सेट बी है और हमने सेट बी के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सेट ए का सारे एलिमेंट्स जिसमें आप ये देखें ये 1 ये 2 ये 3 और इसी तरह बी में देखें कि ये 1 2 और 3, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी में हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। और बी कौन होगा, ए कौन होगा, ये देख लेते हैं। तो सेट ए जो है वो सबसेट बन जाएगा और बी जो होगा वो इसका सुपर सेट बन जाएगा। इसको हम सुपर सेट भी कहते हैं। वैसे एक सुपरमैन भी होता था, उसके भी कार्टून आते थे सुपरमैन के, बच्चों ने देखे होंगे वैसे। तो ये जी सुपरमैन को तो खैर अभी नहीं करते, सुपर सेट आपने देख लिया कि सुपर सेट हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए और आपको कन्फ्यूजन किसी बात पे ना हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, वो है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का। ये इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उसको पूरी कोशिश करें कि रिप्लाई करें उसको। आप ये वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगली क्लास तक हमें इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।